किसी भी इमारत के चार सुतून या पिलर होते हैं, और चारों सुतून, चारों पिलर अगर मजबूत है तो वो इमारत भी मजबूत होती है। उसी तरह हम बचपन से सुनते आए हैं कि जमहूरियत के भी चार सुतून होते हैं, चार पिलर होते हैं। उनमें सबसे अहम सुतून जो है वो मीडिया है। लेकिन आज हमारा जो मीडिया है, हमारे इस मुल्क का जो मीडिया है, वो बहुत ही कमजोर हो गया है। यानी जमहूरियत के जो सुतून है वो बहुत ही कमजोर हो गया है। इसके माने ये है कि हमारी जमहूरियत जो है खतरे में है। आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले आलमी यौम प्रेस मनाया गया। उस मौके पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई जो मीडिया वॉचडॉग है, रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स, सरहदों से परे नामा निगरान, इस मीडिया वॉचडॉग का नाम है। उसका जो इंडेक्स बनता है, 180 ममालिक का जो इंडेक्स बना है, अब पिछले साल के मुकाबले में हम फिर 8 पायदान पर नीचे आ गए हैं। यानी हमारी जो पोजीशन थी लास्ट ईयर वो थी 142वीं थी, अब हम 150 पर आ गए। हमारी जो रैंकिंग है, जो दर्जा बंदी हुई है प्रेस फ्रीडम के हवाले से, वो 150 पे पहुंच चुकी है। ये हमारे लिए, सबके लिए ये कंसर्न का बायस होना चाहिए, तशवीश का बायस होना चाहिए। उसी हवाले से हमारे साथ वेटरन जर्नलिस्ट, बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट, रिप्यूटेड जर्नलिस्ट, जिनका एक अपना मकाम है, जिनकी एक अपनी हैसियत है, जिनके अपनी क्रेडिबिलिटी है। क्योंकि इस वक्त जो है, जो जर्नलिज्म की जा रही है, वो कसीदा वाली जर्नलिज्म है। कसीदा जैसे पहले जमाने में, बादशाहों के जमाने में कसीदा लिखा जाता था, उसकी तारीफ में कसीदा लिखा जाता था, और बादशाह सलामत उसे इनाम और इकराम से नवाजता था। और जो शायर, जो भी अदीब उस जमाने का होता था, अगर वो जरा भी बादशाह की तनकीद करता था, उसको क्रिटिसाइज करता था, उसकी गलत पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता था, तो उसको इताब का शिकार होना पड़ता था, उसको बादशाह के जुल्म सितम का शिकार होना पड़ता था। उसी तरह के आज हमारे जो जर्नलिस्ट है, हमारे जो वेटरन जर्नलिस्ट है, परंजॉय गुहा ठकुरता साहब, उनको भी हुकूमत के इताब का सामना करना पड़ रहा है। वो 1977 से 1977 से जर्नलिज्म में है, और कई अखबारात के वो एडिटर रहे हैं। लास्ट टाइम जो वो एडिटर थे, जो इंडिया का जो बहुत ही मशहूर जर्नल है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के, वो एडिटर रहे हैं। और अपनी बेबाकाना राय और अपने बहुत ही जो है, क्या कहेंगे आप कि भाई, हक बात कहने के लिए वो मशहूर है। उसी हवाले से आज हमारे साथ वो बात करेंगे कि इंडिया में जो प्रेस की आज़ादी का जो मामला है वो बहुत ही तशवीश अंगेज बन गया है। गोहा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने का। आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि ये जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में हमारा जो स्लाइड जारी है, स्ट्रीट फास्ट स्लाइड जारी है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? अब्दुल बारी जनाब, धन्यवाद। आपने आपका सलार यूट्यूब चैनल में हमें बुलाया और इतना आपने हमारा तारीफ किया, तो मेरा लग रहा है कि लोगों का नज़र लग जाएगा। फिर भी मेरा कमज़ोर हिंदी में, मेरा तीसरी भाषा है हिंदी में, मैं आप सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो आश्चर्य नहीं कि इस तरह से भारतवर्ष का जो पोजीशन है, जो रैंकिंग है, जो विश्व में जो मीडिया का स्वाधीनता, मीडिया का स्वतंत्रता, और जो एक व्यक्ति, जो हमारे संविधान में हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, आज के भारतवर्ष में ये कमजोर हो। हम जब पत्रकारिता शुरू किया उस समय इंदिरा गांधी का जो आपातकालीन समय थे वो खत्म हुए। उस समय पत्रकार को कारागार के अंदर डाला गया था, उनका मुंह बंद किया था, उसका जेल में था। तो मगर इमरजेंसी 21 महीना रहा। मार्च 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गए। अब हम देख रहे पिछले 8 साल के आसपास हम एक नया आपातकालीन का दौर से गुजर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो आज हमारे देश में सत्ते में है, वो आप उनके साथ अगर नहीं हैं तो आप देशद्रोही बन जाते। ये अत्यंत दुख की बात है कि आज पत्रकार का क्या काम है?
आपने बोला लोकतंत्र में चौथा खंभ है, इमारत गिर जाएगा, ठीक। अगर जो भी सत्ते में है, जो भी क्षमता में है, अगर उनको आप सवाल नहीं उठा पाए, कठिन सवाल नहीं उठाएंगे, तो सचमुच क्या लोकतंत्र हमारे देश में मजबूत होगा या नहीं होगा? मेरा कहना है कि कमजोर हो गया, क्योंकि हमारे देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष का पहला प्रधानमंत्री जो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आप कोई भी पत्रकार कुछ भी सवाल उठा सकते हैं, आपका हक है, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, मगर उस सवाल उठाने का एक मौका आप दीजिए। पिछले कुछ सालों से मैंने देखा मोदी जी चुन के कुछ पत्रकार को साक्षात्कार उनके साथ ही, वो ऐसा सवाल मोदी जी से पूछते हैं जो मोदी जी चाहते हैं, ऐसे सवाल, उस सवाल का जवाब उनके पास तैयार है। एक बार सवाल पूछने के बाद दूसरी सवाल का मौका आप नहीं मिल रहे, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग। ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री से साक्षात करते हैं जो पत्रकार नहीं है। हमारा जाने माने कनाडा का नागरिक अक्षय कुमार जी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से साक्षात्कार उनका साथ हुआ, और क्या क्या सवाल उन्होंने उठाया कि मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? तो मेरा ख्याल है, देखिए मैं समझता हूं कि अगर एकदम ऊपर से जो हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री है, मैं हमारे गृह मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, अमित शाह जी ने बहुत सवाल का बहुत जवाब दिया, मगर मोदी जी ने नहीं दिया। इसी में मैं दुख हूं, क्योंकि हमें जितना याद है भारतवर्ष का हर प्रधानमंत्री एक बार न एक बार सारे पत्रकार को बुला के बोले आप कुछ भी सवाल उठाइए। तो देखिए आज क्या हुआ ना, हमारे देश के जो लोक माध्यम है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज सरकारी विज्ञापन के ऊपर अत्यधिक निर्भर करते हैं। इतना निर्भर करते हैं, सरकार का सिर्फ गुणगान ही गाते हैं और सिर्फ विरोधी दल का टिप्पणी करते हैं, आलोचना होता है विरोधी दल का। तो ये मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर पत्रकार सवाल नहीं उठा सकते या सवाल नहीं उठाएंगे और सख्त सवाल, तो सचमुच के ये लोकतंत्र में हम कह सकते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र में जी रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो मैं आश्चर्य नहीं हूं कि जो रिपोर्टर्स सॉन्स फ्रंटियर्स का जो रैंकिंग आए हैं, भारतवर्ष गिर गया कितना। आज आप देख रहे हैं, आप और मैं जैसे व्यक्ति नहीं, हम लोग शहर में रहते हैं, हम राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं, छोटे गांव में, छोटे शहर में, ऐसी जगह में हमारे पत्रकार मित्रों, हमारा बहन, हमारा भाई जो पत्रकारिता करते हैं, इनका आज जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया, खतरे में है इन लोग। उनके खिलाफ किसी को जेल डाल दिया। आपने देखा बलिया में क्या हुआ, पत्रकार ने पर्दाफाश किया किस तरह से इम्तिहान का जो सवाल का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो गया। अरे बाबा, आपने पत्रकार लोग को जेल के अंदर डाल दिया, फिर पूरा समाज चिल्ला चिल्ली शुरू किया, फिर पत्रकार को छोड़ दिया। किसी पत्रकार के खिलाफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किस पत्रकार के खिलाफ मानहानि का आरोप। ऐसा भी देखिए, जो 100 साल से ज्यादा पुराना जो ब्रिटिश जमाने का, ब्रिटिश शासन के समय जो राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही का कानून, वो भी आज हम देख रहे हैं पत्रकार के खिलाफ। और कैसे पत्रकार, जैसे हमारे यहाँ पास आज वो है नहीं, विनोद दुआ जी, मृणाल पांडे जी, राजदीप सरदेसाई। तो इस माहौल में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, और मैं समझता हूँ ये मोदी जी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर जो सत्ते में रहते हैं, देश में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार कहाँ है, कहाँ सरकार का कार्यक्रम ठीक तरह से लागू नहीं हो रहा है, ये सूचना सरकार को कहाँ मिलता है, पत्रकार लोग देते हैं। तो ये अगर आपको मालूम नहीं है तो आपका प्रशासन के लिए भी ये खराब है।
तो मैं सिर्फ निवेदन करता हूं, जो भी सत्ते में है, अगर आप सचमुच जो हमारे संविधान में 19(1) ये धारा है उसमें विश्वास कीजिए। हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, हर पत्रकार का मौलिक अधिकार है कि सवाल उठाना, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, सवाल आप उठा सकते हैं। समस्या कहाँ है? आर्टिकल 19(2) में, संविधान के 19(2) में जहां लिखा है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्री स्पीच, यानी कि आप जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है उसके ऊपर कुछ युक्तिगत कुछ प्रतिबंधन है। मगर सबसे मुश्किल बात है, कौन कहेगा युक्तिगत क्या है या नहीं है? आपका इलाका का गुंडा कहेंगे, या आपके थानेदार कहेंगे, या आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल साहब कहेंगे, या हमारे सबसे उच्च न्यायालय के सबसे उच्च न्यायाधीश कहेंगे? ये इसी के ऊपर विवाद हो गया। और आज आप देख रहे हैं, जो भी आज सरकार टिप्पणी कर रहे हैं, जो भी सत्ते में है, सवाल उठा रहे हैं, सब देशद्रोही बन गया। हमारा फोन, जैसे फोन में हमने पेगासस घुसा दिया। हाँ हाँ, आप भी उसका शिकार बने हैं, पेगासस का आप भी शिकार बने हैं। जी 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 जी, हाँ जी, अत्यंत दुख की बात है हाँ। कि भारत के सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को सवाल उठा। आप इतना बताइए कि आपने ये पेगासस का जो स्पाईवेयर है ये आपने खरीदा या नहीं, हाँ या ना? सरकार ये भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे माननीय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट को कहा, अगर ये हम बता देते हैं तो हमारे राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर असर पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठन किया, वो समिति का जांच चल रहा है। अभी देखिए, समय बताएंगे कि समिति क्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो ये माहौल आज भारतवर्ष में है। तो वही वापस घूम के मैं बता रहा हूँ, कोई आश्चर्य होने का कारण नहीं है कि ये भारतवर्ष का जो मापदंड में जो कम हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था RSF, रिपोर्टर्स sans frontiers, इनके आकलन। सर, आप जानते हैं कि मीडिया जो है हुकूमत और पब्लिक के दरमियान, आवाम के दरमियान एक लिंक का काम करता है, हुकूमत को बताता है, अकाउंटेबल बनाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आडवाणी साहब जो है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके बहुत बड़े नेता रहे हैं। जो आज रूलिंग पार्टी है वो आडवाणी जी के बदौलत ही है। उनका एक फेमस कोट बहुत हमेशा जो है तो कोट किया जाता है कि बैंड करने के लिए कहा गया था, आपने रेंगना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि रेंग नहीं रहे, बल्कि ये जो मीडिया है, हर एक पेशा का, प्रोफेशन का एक तकद्दुस होता है, एक उसका डिग्निटी होती है, एक उसका कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इथिक्स होते हैं। लेकिन हमारे पास एक बड़ा तबका जो लार्जर सेक्शन वो हुकूमत में ही शामिल हो गया है, उसका एक विंग बन गया है। तो ये इसको किस तरह से देखेंगे ये? क्योंकि इसमें दुनिया में जो है ना हमारी बड़ी उससे भद हो रही है और सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है। और जैसा आपने कहा अभी बलिया का वाक़े का बताया कि वहां पर हुआ है, सिद्दीक कंपन के बारे में कुछ नहीं होता है कि भाई वहां पर लोग खड़े हो गए, छोड़ना पड़ा, पुलिस पर दबाव आया। लेकिन सिद्दीक कप्पन पर होता है। तो मैं कहने का मतलब मेरा एक सिलेक्टिव जो और सिद्दीक कप्पन को आपने जेल में 1.5 साल से ज्यादा आपने रख दिया, ठीक है, अभी 2 साल होने वाले हैं, मगर वो लेख भी नहीं लिख पाया, उसका लेख भी नहीं छपा। वो हाथरस जा रहे थे और आपने उनको गिरफ्तार कर दिया। अभी तक भी जमानत नहीं मिला। और क्या उनका आरोप है कि आप कोई एक आतंकवादी संस्था के साथ आपका कोई संपर्क है। इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं कानून का दुरुपयोग हो रहा है। और जो संस्था है, जो कानून को लागू करने के लिए जो संस्था है, जैसे आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, ये सारी संस्था आज एक तरह से सरकार या जो भी सत्ते में है और जो भी आज शासक जो राजनीतिक दल है उनके लिए हथियार बन गया। अत्यंत दुख की बात है, मगर यही हो गया आज। आपने इससे पहले जो आडवाणी जी का जिक्र किया आपने, आडवाणी जी
जब आपातकालीन समय के बाद मोरारजी देसाई के सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थे, और उस समय आपातकालीन समय में आप आडवाणी जी को सवाल उठाया गया था कि आडवाणी जी, इतने हमारे देश के बड़े बड़े जो संपादक है, क्यों इंदिरा गांधी जो भी कहा उसका बात मान लिया? कुछ लोगों को छोड़ के इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, हिम्मत, ऐसे कुछ अखबार, कुछ मीडिया संस्था, कुछ पत्रकार को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा लोग तो इंदिरा गांधी का बात मान लिया। उस समय आडवाणी जी अंग्रेजी में कहा हमारे देश के संपादक इन लोग के बारे में, when they were asked to bend they crawled। आप सिर्फ उनको कहा था, हमारे संपादक जी को, कि आप जरा सिर झुकाइए, और आपने जमीन में लेट गया, आप प्रणाम कर दिया जमीन में लेट के। आज का हालत में, आज का स्थिति जो है, सरकार तो झुकने के लिए नहीं कह रहे कुछ, मगर मीडिया अपने आप लेट गया जमीन के ऊपर, साष्टांग में प्रणाम कर रहे हैं जो भी सत्य में है। जैसे कारण आपको मैंने बताया कि सरकार का विज्ञापन, सरकार का स्पॉन्सरशिप के ऊपर निर्भर करता है। सरकार भी चुन के कुछ अखबारों को, कुछ मीडिया संस्था को विज्ञापन मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। तो ये जो हमारे जो पुराने जमाने का जो अखबार है, उनके ऊपर ऐसा दबाव डाल दिया। मैं एक नाम करके उदाहरण देता हूँ, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर बहुत साल से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की गुणगान किया, सिर्फ तारीफ किया। तो कोरोना काल में जब दूसरी जो लहर आए थे, दैनिक भास्कर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। लगभग 21 पत्रकार को उत्तर प्रदेश में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से गया, बिहार में गंगा का उत्तर तट, दक्षिण तट में हर जिला में, 17 जिला में चुन चुन के उन्होंने सूचना निकाला और पूछा कि इतने लोग का लाश बह रहा है मां गंगा में, क्यों? ये क्या कोरोना के लिए? ये हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उस इलाका में, वो लकड़ी खरीदने के लिए उनका पैसा नहीं है, तो ठीक है आप गंगा में कब्र दे देते हैं उनको। तो बारिश हुई, कब्र से सब लाश निकल गए हैं। तो ये रिपोर्टिंग किया लगातार दैनिक भास्कर, सुर्खियां आया, उसका टेलीविजन चैनल में उसका वीडियो सब कुछ आया। क्या हुआ? तो ऊपर छापा लगा, आयकर विभाग उनका दफ्तर पहुंच गए और सरकार कहेंगे नहीं इसमें तो आयकर विभाग का काम है, हमें तो कुछ नहीं किया। देखिए सबको मालूम है आपने क्यों आयकर विभाग किसके पास पहुंच गए, क्यों ईडी किसके पास पहुंच जाते हैं, क्यों न्यूज लॉन्ड्री के पास गया, क्यों न्यूज क्लिक के पास गया। तो आप चुन के कुछ लोगों को आप मदद करते हैं, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया संस्था को मदद करते हैं, और चुन के आप कुछ मीडिया संस्था, कुछ पत्रकार को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही नाम करके उनका खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। तो ये हो गया। आज मैं अत्यंत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मैं 66 साल पत्रकारिता कर रहा हूं, इस स्थिति मैंने कभी नहीं देखा आपातकालीन के बाद। एक तरह से भारतवर्ष, मैं समझता हूं, और लोकतंत्र, भारतवर्ष के लोकतंत्र, हम पीछे चले, हम पीछे हट रहे। हाँ जी जी सर, ये जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है टीवी डिबेट जो होती है हमारे पास, वो जो बर्निंग इश्यूज पर तो होती नहीं है। एक वाकया जो है आकर पटेल साहब ने लिखा कि 25 अक्टूबर 2018 को सीबीआई पर स्नूपिंग कर रहे थे, जो उसके मालूम कर रहे थे, तो वो जो है शाम में डिबेट का मौजू बनने वाला था, बड़ी खबर बनने वाली थी। उसको डाइवर्ट करने के लिए जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी ईडी की तरफ से, वो पेपर्स दे दिए गए, और वो चीज जो है आकर पटेल वाली चीज जो है वो शाम में चलने लगी। तो ये इस तरह का जो एक
ट्रेंड बना के रखा गया है, जिस तरह का ट्रेंड सेट किया गया है कि भाई आज ये इस पर बहस होगी, आज इस पर डिबेट होगी, इस टॉपिक पर होगी, उस इशू पर होगी। तो ये जो है इसको क्या समझा जाए अब लोगों को जो है। देखिए, सरकार कह रहे कि आकार पाटिल जब आकार पाट हाँ आकार पटेल 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 हाँ आकार पटेल हाँ जब एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक जी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो मानव अधिकार के जी ऊपर काम करते हैं, जी उस समय वो भारतवर्ष में एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेड थे, जी और उस समय कह रहे हैं कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल भारतवर्ष के कानून जी उल्लंघन किया। जी हाँ, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी, इसीलिए हम उनको विदेश जाना, यही कारण दिखाया कुछ साल पहले प्रणॉय रॉय एनडीटीवी, वो 70 साल उम्र होते देश से बाहर जा रहे थे उनका परिवार के साथ, उनको मुंबई एयरपोर्ट में रोक दिया गया। राणा आयुब, ऐसे देखिए इस तरह से सरकार कह रहे कि इन लोग कानून का उल्लंघन किया, और लोग कह रहे हैं जिस लोग सचमुच कानून का उल्लंघन कर रहे हैं मगर आपको समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। तो आप चुन के ये काम कर रहे हैं, यही है अत्यंत दुख की बात है। आखिरी मेरा सवाल ये है सर कि मोनार्कीज में, किंगडम में जिस तरह कहते हैं खाला मलिक यानी बादशाह ने फरमाया, खाला मैंने बोलना फरमाया, इरशाद किया, तो खाला मलिक वाली जो सूरत हाल पैदा हो गई है हमारे मुल्क में। तो एक तो यह है कि इससे हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी एक वजह, हाँ उसी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, दूसरी एक वजह यह है कि हमारा जो मीडिया स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का नहीं है। उसमें मार्जिनलाइज तबकात को जो है पूरी तरह से जो है हमारे जो न्यूज रूम है वो डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो क्या उसकी एक वजह ये भी है कि सर ये इसको कनेक्ट करके दे बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, हाँ, हमारे देश के जो खबरों का जो संस्था है, हाँ, दलित कहिए, आदिवासी कहिए, मुसलमान कहिए, ईसाई कहिए, बहुत कम है, ज्यादा नहीं। तो एक तरह से हमारे देश का जो जो हमारे भारतवर्ष का जो विविधता है, जो हमारे सामाजिक विविधता और धार्मिक विविधता, ये हम खबरों के जो संस्था है और जो आपने कहा न्यूज रूम में हम नहीं देख रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी बात है, देखिए हमारे देश के सबसे अमीर जो व्यक्ति है जैसे मुकेश अंबानी जी, वो भी आज एक बहुत बड़ा मीडिया संस्था का मालिक है। तो अगर ये मीडिया संस्था अगर कुछ भी खबर आते हैं जो मुकेश जी पसंद नहीं करते हैं या मुकेश जी का खिलाफ है, तो ये अखबार क्या, ये वेबसाइट या ये टीवी चैनल उसका एक बात भी करेंगे? मैं समझता हूँ नहीं। तो जब हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े पूंजीपति, सबसे बड़े जो कॉर्पोरेट घराने का जो प्रमोटर है, इन्होंने आज देख रहे कि आप क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे या क्या नहीं पढ़ेंगे, आप या क्या नहीं सुनेंगे, तो एक तरह से हम जो देख रहे हैं विदेश में भी जो हो रहे, जो बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय जो बहुराष्ट्रीय संस्था है जैसे मेटा जिसके साथ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जैसे अल्फाबेट जिसके साथ है गूगल, यूट्यूब और भी एंड्रॉयड, ये सारे लोग आज चाह रहे कि क्या आप देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते, क्या सुन सकते हैं, क्या नहीं सुन सकते, क्या पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। आपका पूरा जो व्यवहार है, आपका जो सोच है, आपका जो विचारधारा है, सबके ऊपर वो नियंत्रण करना चाह रहे हैं। तो इसके सामने रास्ता क्या है? आपने ये जो सवाल पूछा वहीं से मैं खत्म करता हूं मेरा बात। हमें लड़ना पड़ेगा, हमारे जो मौलिक अधिकार है हमें लड़ना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होके लोगों को बताना पड़ेगा क्यों स्वाधीन पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ये हमें बार बार लोगों को समझाना पड़ेगा, हमारा युवाओं को समझाना पड़ेगा
कि ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठ के बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भारतवर्ष और विश्व का जो लोकतंत्र है इसके ऊपर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमें एक साथ मिलकर लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा और हमें लड़ना पड़ेगा। हमारा हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत हक नहीं है, आपका नहीं है, ये जनहित में हम काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परंजॉय गोहा ठाकुर साहब, मैंने सही नाम लिया ना आपका? ठीक है अब्दुल बारी जनाब, आपने नाम ठीक तरह से उच्चारण किया, कोई बात नहीं। मैं आपको दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। सलार यूट्यूब चैनल के दर्शक को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी। तो ये थे हमारे ठाकुर साहब, इन्होंने जर्नलिज्म की जो सिचुएशन है यहाँ हमारे मुल्क में, जो सिचुएशन है उस पर बहुत ही तफसील से रोशनी डाली और ये बताया कि जो खतरात है हम उसका किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं। इस पर हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और मिलकर जो है तो इसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ये फर्द की आज़ादी, इंडिविजुअल की फ्रीडम और मीडिया की फ्रीडम का सवाल है। और मीडिया अगर आज़ाद मीडिया रहेगा तो इस मुल्क की जमहूरियत बरकरार रहेगी, जिंदा रहेगी, सर्वाइव करेगी। अदरवाइज मीडिया नहीं होगा तो इस जमहूरियत का जो है जनाजा निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।